In this video, we are going to know about development of education after independence or curriculum reforms in India after independence. Before begin our topic, if you are an aspirant preparing for different government exams, then this session is going to be an important for you. Let's have a look what topics, important topics we are going to cover today. We will begin from development of education under 5-year plans 1950 and some commissions reforms, Indian education policies, related policies on education. Besides that, इम्पोर्टेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम शुरू करते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया प्लानिंग कमीशन 1950 में, तो 5-year प्लान्स को प्रिपेयर किया गया किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो जिसमें एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि टू इरेडिकेट इलिटरेसी, टू अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड टू एस्टेब्लिश वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अपार्ट फ्राम दीज, तो उसके साथ साथ टू एस्टेब्लिश वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और टू अपग्रेड स्टैंडर्ड्स एंड मॉडर्नाइज ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, और जो बाकी फैसिलिटीज़ और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। तो कमीशन रिफॉर्म, अगर हम कमीशन एंड रिफॉर्म्स की बात करेंगे, 1948 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वो 2 कमीशन सेटअप करेंगे, जो कि एक डील करेगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन और जो अदर वन है वो डील करेगा सेकेंडरी एजुकेशन से। तो पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, जो शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से 1948। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। तो जो यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन को था, उसको ये एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कमीशन था जिसको अपॉइंट किया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसके एस्टेब्लिश किया गया ताकि ये रिपोर्ट करें ऑन द स्टेट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, और उसके साथ साथ कुछ इंप्रूवमेंट्स और एक्सटेंशंस की बात की गई और जो कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को केटर करेंगे आगे। तो उसके साथ साथ एम था कि सेटअप करेंगे यूनिवर्सिटी जो कि प्रोवाइड करेगी नॉलेज एंड विजडम, जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई और जो स्टूडेंट की पर्सनालिटी वो डेवलप कर सके वो। तो उसके बाद मुदलियार कमीशन की अगर हम बात करेंगे, जो मुदलियार कमीशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इस कमीशन को एम्फसाइज किया गया नीड ऑफ ट्रेनिंग इंडियंस इन द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। तो इसके जो रिपोर्ट्स थे वो बेस्ड ऑन थे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ मुदलियार कमीशन। तो जो कि सम रिफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस किया गया इन इंडियन एजुकेशनल सिस्टम में, फॉर इंस्टेंस जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ हायर सेकेंडरी स्कीम, और उसके साथ साथ 3-year डिग्री कोर्स को मतलब अपॉइंट किया गया। उसके साथ साथ वोकेशनल एंड टेक्निकल स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टेब्लिश किए गए। उसके बाद अगर हम कोठारी कमीशन की बात करें, तो जो कोठारी कमीशन है, जो मुदलियार कमीशन है वो फॉलो करता है कोठारी कमीशन को। तो ये एक एजुकेशन कमीशन है जिसको अपॉइंट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DS कोठारी। तो ये इसकी एक मैंडेटेड डील है, तो विद ऑल एस्पेक्ट्स एंड सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन, और जो भी एडवाइस गवर्नमेंट एंड जो भी डेवलपमेंट नेशनल एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए उसके साथ ये डील करता है, और उसके साथ साथ ये कमीशन को रिपोर्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन ऑन नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात करेंगे, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968। तो ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 की थी, ये बेस्ड ऑन थी रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी कमीशन। तो जो इसको लॉन्च किया गया इंदिरा गांधी के तहत, इट वाज फॉर्मुलेटेड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, तो ये बनाई गई। तो इसमें रेडिकल रिकन्स्ट्रक्शन की बात की गई और इसमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब प्रोवाइड की जाएगी और टू अचीव द नेशनल इंटीग्रेशन एंड ग्रेटर कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो अगर हम 1968 पॉलिसी की बात करेंगे, ये एम्फसाइज करती हैं लर्निंग थ्रू रीजनल लैंग्वेजेस और 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई इसमें। उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को भी मतलब रोल दिया गया। उसके साथ साथ जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी स्टेट की और जो भी बेस्ड ऑन थी स्कूल की, और उसके साथ साथ जो हिंदी लैंग्वेज थी उसको उस पर फोकस दिया गया। और रीजनल लैंग्वेजेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं सेकेंडरी स्कूल्स में, जो कि एनकरेज और एस्टेब्लिश करते हैं इफेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 की बात करते हैं, तो एजुकेशन इसमें जो इस पे जो स्पेंडिंग इंक्रीज की गई नेशनल इनकम में से 6%। उसके बाद अगर हम नेशनल पॉलिसी ऑफ 1986 की बात करेंगे, इसको लॉन्च किया गया इसको लॉन्च किया गया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय इट वाज लॉन्च्ड बाय राजीव गांधी। तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो
इसका जो स्पेशल फोकस था वो ये था कि रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़, जो भी डिस्पैरिटीज़ हैं जैसे कि एजुकेशनली वीकर सेक्शंस हैं जैसे एसटी एससी और भी बहुत सारी माइनॉरिटीज़ कमीशन माइनॉरिटीज़ हैं, उनसे ये डील करने के लिए बनाया गया। तो इसमें जो बात की गई चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ एक रूरल यूनिवर्सिटी की जो कि बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। तो ये एनकरेज करता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की, जो कि ग्रास रूट रूरल लेवल पे देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर 1986 में। तो 1987 और 88 के दौरान तो इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि इम्प्रूव द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं प्राइमरी वो स्कूल्स के जो भी कंट्री के हैं। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 2 क्लासरूम्स इन ईच प्राइमरी स्कूल्स अलॉन्ग विद सेपरेट टॉयलेट, आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 2 टीचर्स एट प्राइमरी स्कूल्स, और बिसाइड्स दैट द ब्लैक बोर्ड्स एंड मैप्स चार्ट्स एंड these essential teaching learning equipment shall be provided. And besides that during the 8th 5-year plan the scheme was revised. इस स्कीम को रिवाइज किया गया 1933 1944 में। तो इसको एक्सपेंड किया गया 3 टीचर्स एनरोल होंगे 3 टीचर्स एनरोल होंगे एक प्राइमरी स्कूल में। उसके बाद अगर हम टीचर एजुकेशन स्कीम की बात करेंगे 1987 में जो आई, तो ये नेशनल ऑन द बेस ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 पे बेस्ड थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की एक ये स्कीम। तो इसमें जो रिकन्स्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इसका मेन फोकस था, और इसका एम था ये था कि जो साउंड फाइनेंशियल साउंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दी जाएगी जो भी इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर्स होंगे उनको। उसके साथ साथ जो भी डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स होंगे एजुकेशन डाइट्स को एस्टेब्लिश किया गया और IASCs को एस्टेब्लिश किया गया। बिसाइड्स दैट द स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऐसे सेंटर्स को अपॉइंट किया गया। उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की बात करेंगे 1994, तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से जानी जाती है। इसका जो मेजर इनिशिएटिव है वो ये है कि रिवाइटलाइज करना प्राइमरी एजुकेशन को और एक गोल अचीव करना जो कि यूनिवर्सल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हमें पता है, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन का मेन गोल है। तो इस प्रोग्राम के अंडर 85% ऑफ द प्रोजेक्ट्स उनका जो कास्ट है वो शेयर कर रहा था, जो 85% ऑफ द कास्ट वो शेयर कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल मतलब के थ्रू फंड किया जाता था, और जो बाकी 50% थे वो स्टेट के अंडर फंड किया जाता था। बिसाइड्स दैट जो सेंट्रल शेयर था वो आता था डिफरेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मेन फोकस ये था कि रिड्यूसिंग प्राइमरी ड्रॉप आउट रेट्स। उसके बाद अगर हम मिड डे मील स्कीम की बात करेंगे 1995 में जो हमें देखने को मिलती है, इसको लॉन्च किया गया 15 अगस्त 1995 अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन NPNSPE। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का टू हेल्प द न्यूट्रिशनल स्टेटस, जैसे कि एक चाइल्ड को अच्छे से मतलब खाना देना जिसे मतलब 300 कैलोरीज एंड बिसाइड्स दैट 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो उसे डेली बेसिस पे मिले। तो इस 1997 to 98 में इस प्रोग्राम को ऑल ओवर कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद अक्टूबर 2007 में जो NPNSPE इसे रीनेम मतलब इसे एक नया नाम दिया गया, नेशनल पॉलिसी प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स। तो इस स्कीम के अंडर जो स्टूडेंट्स थे वो अपर प्राइमरी के 6th से 8th तक, इनका जो नंबर था वो था 93,479, जो कि एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक से देखने को मिलते हैं इन 2007। बिसाइड्स दैट सितंबर 2021 जो स्कीम है इसको रीनेम किया गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण स्कीम। तो ये एक सेंट्रली अनाउंस्ड स्कीम है जो कि एडिशनल 24 लाख स्टूडेंट्स जो कि रिसीव करते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन एट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस अंडर द पोषण स्कीम। तो जो कि जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डील मतलब हैंडल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान की, जिसको लॉन्च किया गया 2002 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया गया टू एंश्योर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो अगर हम 1994 की बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन जिसको लॉन्च किया गया टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, जो
सर्व शिक्षा अभियान है वो एम करता है चेंज द एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन सिस्टम, उसको चेंज करने के लिए। तो ऑल जो चिल्ड्रंस थे 6 to 14 ईयर्स के अप बाय 2010 उनको यूनिवर्सलाइज यानी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, यानी अप टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज उनको सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए अच्छे से। और उसके बाद बड़े भारत लॉन्च की गई इन 2014 में, जो कि एक नेशन वाइड सब प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान के अंडर लॉन्च किया गया। तो इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि कम्प्रहेंसिव अर्ली रीडिंग राइटिंग मैथमेटिक्स स्किल्स प्रोवाइड करना चिल्ड्रन को बिटवीन द क्लासेस ऑफ फर्स्ट टू सेकंड। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इट वाज रिलेटेड विथ एजुकेशन। तो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट किया गया एक नए आर्टिकल में, इसका मतलब ऐड किया गया आर्टिकल 21A पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसको चेंज किया गया आर्टिकल 14 इन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नाउ आर्टिकल 45 जो है वो स्टेट जो एंडेवर प्रोवाइड करेगी चाइल्डहुड केयर एंड ऑल एजुकेशन अंटिल द कंप्लीट 6 ईयर्स ऑफ एज। उसके साथ साथ अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे, आर्टिकल 51 जो कि लीड करता है ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न को कि वो प्रोवाइड करे ऑल द चिल्ड्रन, जो भी उसको चिल्ड्रन होंगे हर एक को मतलब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो एजुकेशन हासिल कर सके। उसके बाद अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये बात की गई है कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट को एस्टेब्लिश किया गया राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE में, तो मतलब इसको कन्वर्ट किया गया। तो इसको एनेक्ट किया गया ऑन अगस्त 2009 4 अगस्त 2009। RTE ने डिस्क्राइब किया इसके जो इंपॉर्टेंस कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये आर्टिकल 21 से डील करना है, ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं। तो ये केम इनटू फोर्स आई 1 अप्रैल 2010 में। इसको इस एक्ट के जो फंडामेंटल, इस एक्ट में ये कहा गया कि जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है हर एक चाइल्ड के लिए, तो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं वो 6 to 14 ईयर्स अप टू एज, वो प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस उनको मतलब उनके लिए सीट्स रिजर्व रखे गए, और जो भी अदर कैटेगरीज थी चिल्ड्रंस की उनके लिए भी। तो अगर हम बात करते हैं बिसाइड्स दैट, जो यहाँ पे हम ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम डायरेक्टली आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे। तो जो यूनियन कैबिनेट ने उसने अप्रूव किया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 ऑन 29 जुलाई 2020। तो इस पॉलिसी को रिप्लेस किया गया विथ द नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी 1986। जो NEP 2020 है, इसका जो कम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क है वो एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए, और उसके इसमें जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया को। और जो इस पॉलिसी का एम है टू ट्रांसफॉर्म इंडियन एजुकेशन सिस्टम बाय 2014। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसके साथ साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये मतलब फोर्स नहीं करेगा एक इंडिविजुअल को, एक स्टूडेंट को, कि वो एक लैंग्वेज मतलब पर्टिकुलर लैंग्वेज में पढ़े। उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की गई इंग्लिश टू एनी रीजनल लैंग्वेज। तो उसके साथ साथ मदर टंग पे फोकस दिया गया बिटवीन द क्लास ऑफ 5th to 8th या बियॉन्ड 8th। और उसके साथ साथ 10+2 स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया गया 5+3+3+4 मॉडल के साथ, जो कि डील मतलब ऑप्टिमाइज करेगी लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो अगर हम बात करेंगे बिसाइड्स दैट इसके जो फाउंडेशंस हैं 3 फाउंडेशन हमें देखने को मिलते हैं। पहला 3 स्टेज हमें देखने को मिलते हैं। फाउंडेशन स्टेज है पहला, तो इसमें जो प्री प्राइमरी होगी 3 इयर्स तक प्री प्राइमरी पहली होगी, फॉलोड बाय एक क्लास, उसके बाद 2 इयर्स इन प्राइमरी स्कूल्स, तो जो कि एज ग्रुप बिटवीन 3 to 8 ईयर्स। और उसके साथ अगर हम प्रेपरेटरी स्टेज की बात करेंगे बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 8 to 10 ईयर्स, जिसमें क्लास 3rd से 5th तक चाइल्ड पढ़ेगा। और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज जो कि कंप्राइज करता है 9 to 12th क्लास, जो कि कवर करता है चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 ईयर्स। उसके साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग द करिकुलम कंटेंट, तो वो एनहेंस करना चाहते हैं एसेंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोर होलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिसिस बेस्ड लर्निंग। तो अगर हम रिलेटेड पॉलिसीज ऑन एजुकेशन, सम पॉलिसीज जो कि रिलेट करते हैं एजुकेशन के साथ, उनकी बात करेंगे। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल 2003। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका जो लिमिटेड फाइनेंशियल प्रोवेनेंस था मतलब गर्ल्स एजुकेशन पे, तो इन फॉर्म ऑफ इनोवेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो
उनको मतलब एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत थी, तो देयरफॉर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल NPGL इन जुलाई 2003 इट वाज एन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, ये बन गया SSA का, सर्व शिक्षा अभियान का। जो NPGL ये फोकस करता है इंटरवेंशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू रीच हार्डेस्ट टू रीच, मतलब ये बहुत स्पेशली इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो गर्ल एजुकेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे तो अंडर प्रिविलेज्ड और जो भी डिसएडवांटेजेस गर्ल्स हैं फ्रॉम क्लास 1st to 8th, तो इनको कंपोनेंट एक डिस्ट्रिक्ट जेंडर कंपोनेंट है सर्व शिक्षा अभियान के लिए, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं अंडर सर्व शिक्षा अभियान, रिड्यूसिंग जेंडर गैप को रिड्यूस करना है, इम्प्रूव द क्वालिटी एजुकेशन, और बिसाइड्स दैट जो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एजुकेशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उसके साथ साथ एम्फेसाइज दिया गया रिलेवेंस एंड क्वालिटी ऑफ गर्ल्स एजुकेशन और उनकी जो इम्प्रूवमेंट है उसकी बात की गई। अगर हम उसके बाद एक स्कीम की बात करेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम, तो इस स्कीम जो कि लॉन्च की गई 2004 to 5 के दौरान, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया बाय रेजिडेंशियल स्कूल्स होनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट को जो भी रेजिडेंशियल स्कूल्स मिलने चाहिए एट नियरर डिस्टेंसेस एंड बिलोंगिंग, और बिसाइड्स दैट जो भी SC/ST कैटेगरीज और जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको नज़र में रख के ये स्कीम लाई गई। तो इसमें जो रिजर्वेशन मिलती थी 75% सीट्स थी इनमें गर्ल्स के लिए अवेलेबल, और 25 भी ये भी एक स्कीम थी गर्ल्स के रिलेटेड, तो उनसे इसका भी यही फोकस था कि जो गर्ल एजुकेशन है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो जाए। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया अंडर ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान, तो फिर उसको मर्ज किया गया सर्व शिक्षा अभियान के साथ इन 2008। उसके बाद अगर हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात करेंगे 2009, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको लॉन्च किया गया मार्च 2009, तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि एनहांस करती है सेकेंडरी एजुकेशन एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। तो इसके मल्टी डायमेंशनल रिसर्च की बात करता है, टेक्निकल एंड फंडिंग सपोर्ट की बात करता है। उसके जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स हैं रमसा के, वो ये हैं कि जो एनरोलमेंट रेट है उस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े इन सेकेंडरी स्कूल्स, और जो भी सेकेंडरी स्कूल्स हुए वो डिस्ट्रिक्ट नियरर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होंगे चाइल्ड को। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये हैं कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके साथ साथ यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना सेकेंडरी लेवल एजुकेशन बाय 2017, जो कि एंड ऑफ 12th 5-year प्लान में हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ जो रिमूव ऑफ जेंडर सोशो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स, उनको रिमूव करना, और एनहांस द यूनिवर्सलाइज ओरिएंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय 2020। और जो स्कीम है इसको एनवेगिस्ड किया गया, तो इसका जो मेन गोल था वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो अचीव करना 75% फ्रॉम 52.26% से 75% बिटवीन इन 2005 to 6 फॉर क्लास 9th to 10th। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं साक्षर भारत 2009, ये स्कीम को लॉन्च किया गया 2009, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो जो भी वैरायटी ऑफ टीचिंग प्रोवाइड की जाएगी, और जो भी लर्निंग प्रोग्राम्स एंड जो भी न्यू लिटरेट न्यू लिटरेट मीन्स ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू रीड और राइट, और जो न्यू लिटरेट है इट इज़ एन एडल्ट और एन एडोलसेंट हु डिड नॉट और कुड नॉट मेक यूज ऑफ द अवेलेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ऑन टाइम, हु एट ए लेटर स्टेज एक्वायर्ड द स्किल्स ऑफ लिटरेसी थ्रू फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो जो प्रोग्राम को इसको लॉन्च किया गया सितंबर 2009 एज एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कि प्रमोट करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं एडल्ट लर्निंग। तो वो रीच आउट करना चाहती हैं उन दोस्त जो कि जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई फॉर्मल एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, उनको कवर करने के लिए उनको वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और अप्लाइड साइंसेस एंड स्पोर्ट्स में की स्किल दे जाएंगे। तो उसके साथ साथ ये इसको फार्मुलेट किया गया 80% ऑफ द लिटरेसी लेवल अचीव करना, और जो भी नेशनल उसको फोकस किया गया एडल्ट वुमेन लिटरेसी पे। इसके जो ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि इम्पार्शियल फंक्शन of literacy and numeracy to non-literates, or acquiring equivalency to the formal education system. Besides that, imparting relevant skill development program, or promote a learning society by offering opportunities for continuing education. तो अगर हम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 की बात की गई रूसा,
इसको लॉन्च किया गया 2013 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि एम करती है टू वर्क विद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और उनके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन मतलब उनको उनसे डील करने के लिए। तो ये एक एम करता है प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक फंडिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को थ्रू आउट कंट्री, और जो भी अमाउंट ऑफ फंडिंग होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा ऑन द रेशियो ऑफ 6:14 फॉर जनरल कैटेगरी स्टेटस, और 60% ऑफ द टोटल ग्रांट्स जो कि कंट्रीब्यूट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी 40% है उसको कंट्रीब्यूट करेगा स्टेट एट मार्चिंग शेयर। तो और जो भी स्पेशल कैटेगरीज होंगी स्टेट्स की उनका अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगा विद द रेशियो ऑफ 90:10 एंड 100% फॉर द यूनियन टेरिटरीज। और जो भी फंड्स होंगे वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज टू द हायर एजुकेशन काउंसिल्स को रीच होंगे आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस तक। और उसके बाद जो रूसा है ये ऑपरेट करता है मिशन मोड टू अचीव इक्वलिटी एसिस एंड एक्सीलेंस, और इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव उनकी क्वालिटी करना, और उनकी जो ऑल इंस्टीट्यूशंस हो वो एक प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को अडेप्ट करे। और जो भी रिफॉर्म्स होती हैं एफिलिएशंस होती हैं और एकेडमिक एग्जामिनेशन सिस्टम है वो उसी के बेस पे होगा, और वो अशर करेगा मतलब ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम को, जो कि क्रिएट करेगा फैसिलिटेटिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो प्लान और मॉनिटर करेगा स्टेट लेवल और प्रमोट करेगा ऑटोनॉमी इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, और जो भी गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होंगे। और ये भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। डायरेक्टली आते हैं हम समग्र शिक्षा अभियान 2018, एक सेंट्रल एक स्कीम है इसको लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट के अंडर। तो इसका जो मेनली मोटिव है ये है कि जो भी प्री स्कूल और क्लास 12 जो भी स्टूडेंट होंगे उन तक मतलब एक प्रोग्राम है उन तक पहुंचना, स्कूल एजुकेशन सेक्टर उनका जो प्री स्कूल है वो एक्सटेंड होना, और उसकी इस स्कीम को प्रिपेयर किया गया ब्रॉडर गोल के साथ इम्प्रूव करना जो स्कूल की इफेक्टिवनेस और उसके जो मेजर्स होगी उनमें हर एक स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले स्कूलिंग करने के लिए और उनके लिए इक्वेटेबल लर्निंग आउटकम्स हमें देखने को मिले, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इस स्कीम के अंडर 3 स्कीम्स आते हैं जो कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, और इसका जो विजन है वो ये है कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी प्री स्कूल टू सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्टेज इन अकॉर्डेंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर एजुकेशन। अगर हम इंपॉर्टेंट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, तो ये एक नेशनल लेवल काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन के लिए अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसको एस्टेब्लिश किया गया नवंबर 1945 में। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। तो इन 1987 में AICTE को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट 1987। तो इस एक्ट के अंडर जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, प्रॉपर प्लानिंग होगी, फॉर्मुलेशन होगी, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स होगी, क्वालिटी एश्योरेंस होगी थ्रू सोशल एसिडरेशन, और मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, मेंटेनेंस और जो भी सर्टिफिकेशंस और अवार्ड्स होंगे बिसाइड्स दैट जो भी मैनेजमेंट टेक्निकल एजुकेशन ये सब अंडर AICTE आता है। उसके बाद अगर हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बात करते हैं तो ये बेस्ड ऑन है रिकमेंडेशन जो कि मेड की गई अंडर द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है इसको सेटअप किया गया 28 दिसंबर 1953 में। तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है इसमें जो भी ग्रांट्स होंगे वो यूनिवर्सिटीज़ को मिले, और जो भी हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हो वो UGC हैंडल करता है। और इन नवंबर 1956 जो UGC है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई, और बाय एनेक्टिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 बाय एन इंडियन पार्लियामेंट। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इन 1994 जो UCG है उसको डिसेंट्रलाइज किया गया है, जो भी इसके ऑपरेशंस थे बाय सिटिंग ऑफ उसके 6 रीजनल ऑफिस खोले गए बालासोर, भोपाल, हैदराबाद, गुवाहाटी, कलकत्ता एंड पुणे में। तो बिसाइड्स दैट UGC जो है वो प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और डिटरमाइन करता है उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके जो मेंटेनेंस होते हैं उसको डिटरमाइन करता है। तो उसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग पे NCERT पे, जो कि जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया, नेशनल काउंसिल ऑफ
एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ऑन 27 जुलाई 1961, जो असिस्ट करता है, एडवाइस करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी प्रोग्राम्स होगी फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन उसकी बात। तो एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको जो कि अपना फॉर्मली जिसने अपना ऑपरेशन 1 सितंबर 1961 से बिगिन किया, उसने फॉर्मुलेट किया बाय मर्जिंग 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, नेमली सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, Directorate of Extension Program for Secondary Education, National Institute of Basic Education, National Fundamental Education Center, National Institute of Audiovisual Education. Hope you find the video informative. If you like the video, hit the like button. Thank you for watching it.